बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न को देखने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि सेल बेसिकली है क्या। तो जैसे यहाँ पे आपके सामने मैंने मार्क किया हुआ डेफिनेशन, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखें, ह्यूमन बीइंग के अंदर सारे जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनके अंदर भी सेल का बहुत बड़ा रोल है, और जो उनका एक स्ट्रक्चर जो बनावट बनी हुई है उसके अंदर भी जो है वो सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो इसकी एक डेफिनेशन सेल की बनती है वो है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिकली जब हम बात करेंगे सेल डिवीज़न की तो दो मेजर कंसर्न्स जो हैं वो इससे रिलेटेड हमेशा से हैं। एक तो ये कि जब एक इंसान इस दुनिया में आता है तो वो उसके बाद उसकी ग्रोथ किस तरह से होती है। द फर्स्ट वन कि एक इंसान जो आया इस दुनिया के अंदर उसकी ग्रोथ किस तरह से हुई, और दूसरा ये कि बेसिकली एक ऑफस्प्रिंग, एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रिसेंबल कैसे होता है, उसके साथ मिलता जुलता, उसकी खसूसियात, उनके जो पेरेंट्स, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उसकी खसूसियात किस तरह से उन बच्चे के अंदर मौजूद हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के अंदर जो चीज़ है, मेजर रोल है उसमें डिवीज़न का बड़ा रोल है। क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं सेल डिवीज़न को, तो डिवीज़न का इसके अंदर मेजर रोल इस तरह से है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो ऑलरेडी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, वो डिवाइड होते हैं और बनाते हैं हमारे पास न्यू सेल्स को, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। और इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से हमारी बॉडी के अंदर वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो इस तरह से करके एक ऑर्गन के अंदर अगर पहले फॉर एग्जांपल 10 सेल्स थे, फिर 12 हुए, फिर 16, फिर 24, इस तरह से करके एक सेल की, एक ऑर्गेनिज्म की, एक इंसान की बॉडी की ग्रोथ होती रही। तो अगर हम एक कंक्लूजन की बात करें तो ग्रोथ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है सेल की डिवीजन होगी। तो फिर उसके अंदर क्या होगा कि के डिवाइड होने की वजह से हर एक सेल जो है या एक ऑर्गन जो है, एक स्पीशी जो है वो ग्रो करेगी। बिल्कुल इसी तरह से एक ऑफस्प्रिंग जो रिसेंबल करता है अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसमें भी सबसे जो बड़ी मेजर रोल है वो हमारे पास होता है सेल डिवीजन का। वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि सेल डिवीजन का रोल किस तरह से होता है। तो आपने बस यहाँ से ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने पास रखना है। अब हम देखें यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये एक पेरेंट सेल है, ये हमारे एक एक पेरेंट सेल है, मतलब एक मेच्योर सेल है। अब इसने डिवाइड होना है, तो डिवाइड होने के बाद ये जब डिवाइड होगा तो ये डिवाइड होगा इनटू दी टू डॉटर सेल्स 1 एंड 2, और ये है हमारे पास डॉटर सेल्स। तो अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि एक सेल था, बिल्कुल वही शेप है, और इसके इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, लेकिन ये एक बड़ा सेल है, ये एक पेरेंट सेल है। जब ये डिवाइड हुआ तो ये डिवाइड हो गया इनटू दी टू डॉटर सेल्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब इसी तरह से एक सेल डिवाइड हुआ और उसके अंदर दो हो गए, फिर ये न्यू सेल्स बने थे। एक टाइम आएगा जिसके बाद ये जो न्यू सेल्स हैं ये फिर डिवाइड होने के बाद दो सेल्स के अंदर फिर डिवाइड हो जाएंगे, और इस तरह से पहले ये वाले प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थे जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर मौजूद थे, वो डिवाइड हुए तो उन्होंने न्यू सेल्स बना दिए। और इसी तरह से फिर जब कुछ अरसे के बाद ये वाले मेच्योर सेल्स, ये वाले प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थे, इन्होंने क्या किया, ये डिवाइड हुए तो फिर इन्होंने दो सेल्स बना दिए। ठीक है, तो इस तरह से करके ये आगे डिवाइड होते जाते हैं और एक साइकिल चलता रहता है, और उस साइकिल को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं कि ये साइकिल जो है इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के अंदर बेसिकली सारा कुछ जो है वो एक मेच्योर सेल का डिवाइड होना है इनटू दी टू न्यू सेल्स, इनटू दी टू डॉटर सेल्स। अब ऐसा ही नहीं है कि एक मेच्योर सेल आपके पास यहाँ पे मौजूद था तो वो अपने आप ही डिवाइड हो गया, या उसके अंदर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ, डिवीजन का कोई ऐसा मरहला उसके अंदर नहीं आया तो वैसे ही डिवाइड हो गया। बेसिकली सेल साइकिल के अंदर दो मेजर फेजेस हैं, जैसे ही मैंने आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे। ये एक सेल साइकिल है, ये ऑलरेडी पूरा एक सेल साइकिल है। तो यहाँ पे सेल साइकिल के अंदर दो मेजर फेजेस हैं। नंबर 1 इज़ इंटरफेज और नंबर 2 इज़ डिवीजन। अब देखें, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई कि सेल जो है उसने डिवाइड होना है, और इसने डिवाइड होकर आगे दो नए सेल्स बना देने हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि एक सेल पड़ा पड़ा यूं ही डिवाइड हो जाएगा, उसके अंदर कोई प्रोसीजर या कोई मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें होता क्या है, बेसिकली जब एक सेल है उसने डिवाइड होना है तो डिवाइड होने से पहले जो उसका एक फेज़ स्टार्ट होगा उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं कि वो है फेज़ 1, एंड दिस इज़ द
इंटरफेस। और इंटरफेस का अगर हम उसका एक कंक्लूजन की बात करें, ओवरऑल एक छोटी सी समरी की बात करें, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक प्रिपरेशन फेज़ है, जिसके अंदर सेल जो है वो अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है फॉर द डिविजन्स। और जो दूसरा है हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा फेज़ है वो है एक्चुअली डिवीजन का फेज़, कि जिसके अंदर एक्चुअली सेल ने डिवाइड होना होता है, और उसके अंदर फिर जो है वो सेल डिवाइड हो जाता है। और यही मैंने जिस तरह से आपको बताया कि एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल्स के अंदर। अब अगर बात करें कि सेल डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन हो किस तरह से रही है, देखें प्रिपरेशन भी हो गई, इंटरफेस के अंदर सेल प्रिपेयर हो गया और डिवीजन के अंदर वो डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल की, तो ये सबसे पहले आपको ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि एक साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल है, और इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है सेल का न्यूक्लियस। तो अगर तो हम अब इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से साइटोप्लाज्म को एक साइड पे डिवाइड करवाएंगे या फिर न्यूक्लियस को दूसरे साइड पे जाके डिवाइड करवाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये है आपके सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ये जो है ये न्यूक्लियस है। तो डिवाइड कैसे होना है कि न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है जब एक दो नए सेल्स बनेंगे यहाँ से डिवाइड होने के बाद, इस सेल के डिवाइड होने से दो नए सेल बनेंगे, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है उनका अपना न्यूक्लियस भी मौजूद होगा और उनका अपना साइटोप्लाज्म भी मौजूद होगा। तो जब हम बात करते हैं कि डिवीजन हो रही है, तो फिर डिवीजन किस तरह से हो रही है, डिवीजन के अंदर डिवीजन के फर्दर फिर दो आगे मैकेनिज्म हैं। द नंबर वन इज़ कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज़ द साइटोकाइनेसिस। अब ये साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस क्या है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर न्यूक्लियस ने भी यहाँ से डिवाइड होकर नीचे डॉटर सेल के अंदर एक नया अपना न्यूक्लियस आना है, दो के अंदर दो न्यूक्लियस आएंगे और दो साइटोप्लाज्म जो हैं वो भी यहीं से निकलेंगे। तो हम अगर इन दोनों को नाम दें, अगर जब एक मैं चीज़ कहता हूँ कि इसका साइटोप्लाज्म, बेसिकली ये वाला साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो इस वाले मैकेनिज्म को, वो मैकेनिज्म जिसके अंदर साइटोप्लाज्म ने बेसिकली डिवाइड होना है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। और दूसरी साइड पे जब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस ने डिवाइड होना है, तो हम इसको क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो इस तरह से करके एक सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, उस डॉटर सेल के उन डॉटर सेल्स के अंदर अपना एक न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। जो डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म, जबकि जिस मैकेनिज्म के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो साइटोकाइनेसिस है। और दूसरा मैकेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा हम उसको क्या कहते हैं, बेसिकली ये है कैरियोकाइनेसिस। तो ये एक छोटा सा मैकेनिज्म था कि बेसिकली सेल है क्या, सेल की डिवीजन किस तरह से होती है और सेल डिवीजन क्यों